नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे बृज बिहारी हत्याकांड में आए फैसले के बारे में। जी हां, इसकी चर्चा बिहार में बहुत जोरों पर चल रही है। वजह यह है कि जो 8 अभियुक्त थे उनमें 6 को तो बरी कर दिया गया, लेकिन 2 को सजा घोषित कर दी गई। दरअसल 2 में एक मुन्ना शुक्ला है, विजय कुमार शुक्ला, जो कि वैशाली से 2024 में लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, और दूसरे मंटू तिवारी हैं, जबकि सूरजभान सिंह समेत राजन तिवारी और अन्य लोगों को छोड़ दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि इस फैसले के बाद आरजेडी आहत है। आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि आरजेडी आहत है, और आरजेडी फिर यही नहीं रुक रही। आरजेडी ये भी कह रही है कि जो भी ब्राह्मण और सवर्ण जाति के लोग आरजेडी में आ रहे हैं, तो उनके खिलाफ इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि उनको इन के प्रकारेण फंसा दिया जा रहा है। दरअसल इस तरह के मामलों में इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, और पुलिस जिसे चाहती है, जो जांच रिपोर्ट जमा करती है, उसके हिसाब से फैसला होता है। तो दरअसल इसको पॉलिटिसाइज करने का भी प्रयास है। लेकिन कई तरह की बात उठ रही है कि आखिरकार मुन्ना शुक्ला के तरफ से पैरवी में कहां कमी रह गई थी कि जिस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में सजा याफ्ता हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुना दी। हम पहले आइए सुनते हैं बृज बिहारी जी की पत्नी। जी हां, उन पे कई आरोप भी थे। वो जेल में बंद थे, वो अपना इलाज करा रहे थे, शाम को सैर कर रहे थे, और तभी घात लगाकर कई लोगों ने उनकी हत्या की थी, जिसमें 8-9 लोगों का नाम आया था। श्री प्रकाश शुक्ला का भी नाम आया था, जो कि सूरजभान सिंह के शूटर कहे जाते थे। मुन्ना शुक्ला का नाम आया था, राजन तिवारी का नाम आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। सिर्फ 2 को दोषी ठहराया, जिसमें एक मुन्ना शुक्ला है और दूसरे जो हैं तिवारी हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस फैसले को लेकर के आरजेडी जिस तरह का बयान दे रही है, वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन रमा देवी क्या कह रही हैं, जो बृज बिहारी, जो पूर्व मंत्री हैं बृज बिहारी प्रसाद, उनकी पत्नी हैं, और 3 बार बीजेपी के टिकट से एमपी भी रह चुकी हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी पत्नी क्या कह रही हैं। भी दिए, लेकिन उनको धन्यवाद देते हैं। चलिए, वो हमारे अमित शाह जी का प्रेशर पर, गृह मंत्री का प्रेशर। ठीक, डर तो नहीं लगा, कभी भी डर नहीं लगा, और खुशी नहीं है, कम से कम संतोष है कि इतना वर्षों के बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और मेरा कहना था कि जब लोअर कोर्ट ने 8 को सज़ा दिया था, तो उसी को बरकरार कर देते तो अति खुशी मिलती, जनता को मिलती, आप लोग को मिलती। हमको तो कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। क्या लगता था? वो तो हम सोच रहे थे कि इंसाफ तो मिलेगा ही, जो भी मिलेगा इंसाफ मिलेगा। देर हो रही है, लेकिन न्याय तो मिलेगा। मर्डर तो किया ही है लोग, हमारे पति को, इसलिए लोअर कोर्ट ने 8 को सजा दिया था। वो सब थे उसमें इन्वॉल्व, सब था। क्या इंसाफ अभी भी बाकी है? अब इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जो दिया उसी को सिरदुहार कर रहे हैं, और जो दर्द है वो तो दर्द हमेशा रहेगा जब तक सांस लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर रही हैं, लेकिन इनका कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने 8 को सजा दी थी, अगर वही बरकरार रखा जाता तो सबके लिए खुशी की बात होती। लेकिन सूरजभान सिंह बरी हो गए, राजन तिवारी बरी हो गए। जो मुन्ना शुक्ला के समर्थक हैं, उनके लिए परेशानी की बात यह है कि मुन्ना शुक्ला कैसे फंस गए। आखिरकार उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या सबूत पेश किया गया जिसको लेकर के आरजेडी सवाल उठा रही है। और इसलिए कहा जा रहा है कि मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी दोनों किस तरीके से फंस गए। पहले इस केस के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद ये केस और ये जजमेंट बिहार की राजनीति पर क्या असर डाल सकता है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मनीष पांडे जुड़े हैं,
बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी जुड़े हैं, ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ अरुण यादव, प्रवक्ता आरजेडी, जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। मैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ज्ञानेंद्र मिश्रा जी हैं, उनके पास जाना चाहूँगा। ज्ञानेंद्र जी, इस केस में बड़े ही अप्स एंड डाउन्स देखे गए। ट्रायल कोर्ट 8 लोगों को सजा मुकर्रर करती है, हाई कोर्ट सबको बरी कर देती है, और फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट में मसला पहुंचता है तो 2 लोग दोषी करार दिए जाते हैं, एक मुन्ना शुक्ला और दूसरा मंटू तिवारी। बाकी सबको छोड़ दिया जाता है। आखिरकार इस तरह के फैसले जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सर्वोच्च अदालत द्वारा जो दिया गया है, क्या इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी के खिलाफ क्लियर कट साक्ष्य थे, एविडेंस थे, बाकी लोग के खिलाफ उस तरह के साक्ष्य नहीं थे, इसलिए सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था? जबकि अगर सबूतों के अभाव की बात करें तो हाईकोर्ट ने तो सबको बरी कर दिया था, ये कहते हुए कि इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो मैं जरा ये फैसला क्या है, थोड़ा इस पे आप प्रकाश डालें तो बेहतर होगा। नहीं, पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। और आपने जो है बड़े पर्टिनेंट सवाल किए हैं। देखिए, ये ऑब्वियसली एक बहुत ही पॉलिटिकली और इवन अदरवाइज काफी सेंसिटिव और हाईली डिबेटेड केस रहा है, और बिहार की राजनीति में इसका बड़े लंबे समय से प्रभाव पड़ता आ रहा है। अब जो प्योर आपने कानून की बात की है, तो जैसा आपने कहा कि इस केस की एक बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री, जिसको हम लोग कानून की भाषा में कहते हैं, वो रही है। क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को दोषी करार किया था, और उसके बाद जब ये मामला अपील में, जब सारे दोषी अपील में हाई कोर्ट गए, जो उनका अधिकार था, तो हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बिल्कुल बदलते हुए, रद्द करते हुए, इन सारे के सारे आरोपियों को बरी कर दिया था। अब देखिए, ये कानूनी दांव पेच की बात है। अब हाई कोर्ट का जब फैसला मैंने पढ़ा है, और हाई कोर्ट ने भी बड़ा डिटेल फैसला दिया था, एक बड़ा विस्तृत फैसला दिया था, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट में के एविडेंस के एप्रिसिएशन में जो उन्हें कमी पाई गई थी, उसके मद्देनजर आरोपियों को एक तरह से टेक्निकल ग्राउंड पे और सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस के ग्राउंड पे और डिग्री ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस जो रिकॉर्ड पे अवेलेबल था, उसके ग्राउंड पे हाई कोर्ट ने उन सभी दोषियों को बरी कर दिया था। और हाई कोर्ट के फैसले का मूल ये था कि कोई बिल्कुल कॉन्क्रीट, जिसको सॉलिड, अनडिस्प्यूटेड, अनकॉन्ट्रोवर्टेड एविडेंस कहते हैं, वो रिकॉर्ड पे नहीं था। जो कि अक्सर इस तरह के केसेस जहां पे अभियुक्त और जो विक्टिम होते हैं, दोनों ही बड़े भारी बाहुबली थे बिहार में, तो एकदम से डायरेक्ट एविडेंस आना और डायरेक्ट गवाह का आना, जो कि बिल्कुल ही केस से जिनका कोई रिलेशन नहीं है, जिनका केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो ट्रायल कोर्ट ने उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो भी एविडेंस उनके सामने प्रोसिक्यूशन के द्वारा लाया गया था, उस बेसिस के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने सबको दोषी करार दिया था। लेकिन अब हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसने उनको एक तरह से अपील में लिमिटेड राइट होता है अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस का, पर वो अप्रिसिएशन टू सम डिग्री कर सकते हैं कि किस तरह के एविडेंसेस ट्रायल कोर्ट के सामने थे, क्वालिटी ऑफ एविडेंस क्या था, और वेदर एक बिल्कुल अनकॉन्ट्रोवर्टेड एंड बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट गिल्ट जो है वो अभियुक्तों का एस्टैब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है। और उस कानूनी प्रक्रिया के मद्देनजर और उस एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के कॉन्टेक्स्ट में हाई कोर्ट ने ये एक फैसला दिया था कि बिल्कुल कॉन्क्रीट और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जिसको कहते हैं, वो एविडेंस ट्रायल कोर्ट के सामने नहीं था, जिसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट ने सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और इसी बेसिस पे हाई कोर्ट ने इन सबको बरी कर दिया था। लेकिन अब ये मामला वहां से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।
जनरली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट नॉर्मली इस तरह के अपील में, जो कि थर्ड लेवल ऑफ अपील होता है, इंटरफेयर नहीं करता है, जबकि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले में कंसिस्टेंसी हो। यानी ट्रायल कोर्ट ने भी वही फैसला दिया हो और हाई कोर्ट ने भी वही फैसला दिया हो। लेकिन चूंकि इस केस में हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बिल्कुल बदल दिया था, रद्द कर दिया था, जो कि नॉर्मली नहीं होता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पास इसको एक वाइडर स्क्रूटनी थी कि ट्रायल कोर्ट ने जब इनको दोषी पाया और सजा दी, और फिर हाई कोर्ट ने किस आधार पे ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट का फैसला, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है रीएप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस इन ए क्रिमिनल केस, उसको फॉलो किया कि नहीं किया, या अपने जो जुरिस्डिक्शंस है उससे बियॉन्ड ट्रैवल करके पूरे एविडेंस को रीअप्रिशिएट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जो कि ट्रायल कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्लेस किया हाई कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉन्टेक्स्ट में, सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की खंडपीठ ने इस फैसले को अप्रिशिएट किया और एक बड़ा फैसला दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा आपने बताया, 2 अभियुक्तों को, मुन्ना शुक्ला और एक और जो तिवारी जी हैं, उनको तो दोषी पाया। कहा कि उनके संदर्भ में जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था वो अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में चलिए, तो सफिशिएंसी बिल्कुल ऑफ एविडेंस बिल्कुल। है, आपने लेकिन जो बाकी लोग हैं जी, उनके में वो सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस नहीं है। ये आपने बड़ा अजीब सा रहा। आपने ये बात कह दी, और भी कुछ मसले हैं जिसको समझने के लिए मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन हमारे पास और भी मेहमान हैं जिनके पास हमें जाना है। अरुण यादव, आप इस फैसले को कैसे लेते हैं? क्योंकि मुन्ना शुक्ला तो आपके पार्टी के सिंबल पे चुनाव भी लड़े, आप इस पूरे मसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए पंकज जी, ठीक ही आपने कहा कि मुन्ना शुक्ला जी राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी थे वैशाली लोकसभा क्षेत्र से, और जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन करने का काम किया और हर वर्ग हर जाति के लोगों को जोड़कर उनका विश्वास जीतने का काम किया। बहुत बढ़िया फाइट उन्होंने देने का काम किया, जिसके कारण एनडीए के लोग हताश और निराश थे। और जब से वो राष्ट्रीय जनता दल में आए, तब से उनके खिलाफ जो है कि राजनीतिक षड्यंत्र, तरह तरह का जो है कि तंत्र उनके खिलाफ में लगाया गया सत्ता प्रतिष्ठान के तरफ से। तो आपने देखा, निश्चित रूप से ये न्यायिक निर्णय है, इस पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए, और न्यायालय का जो आदेश आया है वो सबको स्वीकार्य करना ही चाहिए। उस पर आज तक किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठाया है, ना ही हम उठा रहे हैं। लेकिन अब न्यायिक निर्णय भी जो आते हैं, जांच के आलोक में ही आते हैं। निर्णय न्यायिक जो भी कोर्ट अदालत सुनाती है, तो वो तो स्पष्ट जो जांच जो प्रस्तुत किया जाता है उनके टेबल पर, उस अनुरूप ही डिसीजन देते हैं। लेकिन आम पब्लिक डोमेन में बिहार में एक चर्चा का विषय है आज की तारीख में कि आखिर क्यों इस तरह का, जब जब कोई भी ब्रह्मर्षि समाज के लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़कर राजनीति करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, अपना राजनीतिक भविष्य को चमकाना चाहते हैं, तो आखिर उनके साथ इस तरह की षड्यंत्र क्यों रची जाती है? ये पब्लिक डोमेन में खास करके भूमिहार समाज में है कि आखिर सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े सारे लोग बरी हो जाते हैं, और जो विपक्ष के साथ और यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के साथ जुड़कर राजनीति करने के लिए जुड़े थे, वहां राजनीति कर रहे हैं, उनके साथ आखिर इस तरह का क्या षड्यंत्र रचा गया जो आखिरी में इस तरह का निर्णय आ गया? पूरे कोताहुल का सवाल पूरे बिहार में इस तरह की आम चर्चा बन चुकी है। और अगर इस तरह की बातें देखेंगे तो इतिहास भी गवाह है कि जब जब जो भी ब्रह्मर्षि समाज के, भूमिहार समाज के नेता राष्ट्रीय जनता दल के प्लेटफॉर्म पर राजनीति करना चाहते हैं और अच्छा मुकाम पाना चाहते हैं, तो
सत्ता प्रतिष्ठान को ये पछता नहीं है। नहीं, और पर वहाँ एक बात बताइए, मैं आपसे यही सवाल करना चाह रहा था दरअसल। जल्दी जवाब दीजिएगा, वो जलेबी की तरह नहीं, सीधा सवाल है। आपके सरकार में मंत्री थे, उनकी हत्या हुई और उस पर फैसला आया है। आप इस फैसले से खुश हैं या दुखी हैं? बस इस बारे में बता दीजिए। देखिए, मैं तो वही तो मेरा तो संदर्भ वही था पंकज जी। ओवरऑल जो पब्लिक डोमेन में चर्चाएं हैं, बाजार गर्म है। आखिर 2 दशक से यहाँ एनडीए की सरकार है और इसमें 8 अभियुक्त में 6 को बरी कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि न्यायिक निर्णय का हम सम्मान करते हैं, और जो निर्णय आया है निश्चित रूप से जांच के आलोक में ही आया है। आखिर इस बीच में किस तरह तो आप कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहे हैं कि जो जांच किया गया वो आपकी पार्टी में आने वाले ब्रह्मवर्षी समाज को फंसा दिया गया, क्योंकि न्याय जो है जांच के आलोक में ही आता है। आप न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो सॉडी इन्वेस्टिगेशन था, वो ठीक जांच नहीं था। और चूंकि ये आपकी पार्टी से पॉलिटिक्स कर रहे थे, इसलिए इनको फंसा दिया गया। आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल पंकज। मनीष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए पंकज जी, अब कहने को क्या रह गया है। आपका पूरा पैनल और पूरे दर्शक आपके जो है देख रहे हैं आज कार्यक्रम को, वो ये जो राजद का की जो चाल है, राजद का जो चेहरा है, उसको समझ रहे हो। 98 में हत्या होती है, सरकार किसकी थी? बृज बिहारी प्रसाद उस समय में किस सरकार के मंत्री थे? 2005 में बिहार की सत्ता बदलती है। इस दौरान बिहार में जितने भी बड़े बड़े हत्याएं नरसंहार हुए, किसी में भी अपराधी को सजा नहीं हो पाई। यह दुर्भाग्य। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन जो जंगल राज उस समय था, उस समय किसी भी केस का, भाई जब आप इन्वेस्टिगेशन सही से करेंगे, अभी हमारे ज्ञानेंद्र मिश्रा जी जुड़े हैं, ये डिटेल्स बता सकते हैं। जब किसी भी केस में सुपरविजन अच्छी तरीके से होगी, बढ़िया से आरोप तय किया जाएगा, मजाल नहीं है कि कोई कोर्ट उसको बरी कर देगा। लेकिन अगर साक्ष्य आप जुटा कर देंगे नहीं, और ये 98 में हत्या हुई थी, 2005 में 7 वर्षों तक सरकार राष्ट्रीय जनता दल की थी, और आज आप कह रहे हैं कि भूमिहार समाज और ब्रह्मर्षि समाज शर्मानी चाहिए आपको। शक्ति सिंह ने जो बयान दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंच ने फैसला दिया है, आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और ब्रह्मर्षि समाज और बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट, आप चुप रहिए प्लीज। अरुण जी आप चुप रहिए। अरुण जी आप प्लीज, मेरा निवेदन, मेरे सवाल अरुण जी रिक्वेस्ट है, आप शांत रहिए। हम सम्मान करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? फिर आप क्या कर रहे हैं? सवाल नहीं उठाया, ऐसे आप कैसे बोल देंगे? कैसे बोल देंगे? इन्वेस्टिगेशन किसके शासनकाल में हुआ था? आप कह रहे हैं कि ब्रह्मर्षि समाज को सजा मिली, बाकी लोग छूट गए। अभियुक्तों को बरी कर दिया था। किसने बरी किया? बरी कर दिया था, तो इस पे क्या कहेंगे? 2014 में बरी किसने किया? आपकी सरकार थी। अरुण जी, बरी किसने किया? आपकी सरकार है। अरुण जी, बरी किसने किया? बरी किसने किया बाकी लोगों को? तो आप बोलिए, बरी किसने? न्यायिक, भाई बरी किसने किया? आप सीधा बोलिए ना। अरे न्यायालय का, न्यायालय ने किया ना बरी। आप ब्रह्मर्षि समाज और फलाना समाज की बात क्यों उठा रहे हैं? नहीं आता है जांच के आलोक में 7 साल तक आपकी सरकार थी ना। बृज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई। सुनिए, आप डिरेल मत कीजिए डिबेट को, मैं आपको सुन रहा था। 7 साल तक आपकी सरकार थी, 98 से लेकर 2005 तक। सुनिए मेरी बात, आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए, साक्ष्य नहीं जुटा पाए, और अगर आप कहते हैं कि हमारी सरकार में साक्ष्य इन सारे अभियुक्तों के ऊपर अगर जुटाया गया था, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सरकार ने उस समय फिर क्या कर रहे हैं आप? तो ये आप कितनी घिनौनी, कितनी गिरी हुई हरकत। आपके प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने जो बयान दिया, आपके प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जो आपकी पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता हैं, उन्होंने जिस प्रकार से 3 बेंच के फैसले को, जिस प्रकार से उन्होंने एक समाज के से जोड़कर देखा है और कहा है कि बाकी समाज को बरी कर दिया गया,
और इसीलिए सिर्फ कि ये ब्रह्मर्षि समाज के थे और राजद से जुड़े थे इसलिए इनको सजा सुनाई गई। मतलब आप उस 3 बेंच पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप क्या बेंच कह पे रहे हैं? सवाल नहीं है। नहीं, मेरे चलिए साथ क्या कह चलिए, रहे हैं? मुझे 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 लगता है मुझे लगता है डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, ये मामला बड़ा सिंपल भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। जिस नेता की हत्या होती है वो राजद के नेता हैं, वो मंत्री भी थे। उनकी हत्या इसलिए होती है क्योंकि 94 में छोटन शुक्ला की हत्या होती है। छोटन शुक्ला मुन्ना शुक्ला के बड़े भाई थे और उस हत्या की वजह से एक डीएम की भी हत्या होती है। आपको बेहतर याद होगा, 1 साल बाद ही डीएम भीड़ में पकड़े जाते हैं और भीड़ जो है उनकी हत्या कर देती है। उसके बाद 98 में बृज बिहारी प्रसाद की हत्या होती है क्योंकि यह माना जाता है, जो छोटन शुक्ला के समर्थक थे, कि बृज बिहारी प्रसाद ने ही छोटन शुक्ला की हत्या कराई थी। सवाल यह है कि उस समय सरकार तो आरजेडी की थी, 98 में सरकार आरजेडी की थी। और ये देखिए, रमा देवी ये कहती हैं कि आरजेडी की सरकार थी, रबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लेकिन सरकार लालू प्रसाद चला रहे थे। जितने गवाह थे उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई और इसलिए कई हॉस्टाइल हो गए, कई गायब हो गए। इसलिए इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से चलना चाहिए था उस तरीके से चल नहीं पाया। और यही रमा देवी, जो बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी है, वो पार्टी भी छोड़ देती हैं और वो बीजेपी में आ जाती हैं। अब देखिए दिक्कत क्या है, हत्या किसकी हुई? तो आरजेडी के मंत्री की। और फंस कौन रहा है? तो आरजेडी का नेता ही फंस रहा है। क्या आपको यह नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आरजेडी ऐसे प्रिकैरियस सिचुएशन में फंस गई है, ऐसे उलझन में फंस गई है कि आरजेडी ना तो इस जजमेंट को एक्सेप्ट कर पा रही है ढंग से और ना ही क्रिटिसाइज कर पा रही है? क्या कहना चाहेंगे आप? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। ये मुन्ना शुक्ला के 2 भाइयों की मर्डर हुआ था, छोटन शुक्ला और भुटकुन शुक्ला। और जो 98 की बात आप कर रहे हैं, 98 का जो कोइंसिडेंस ऐसा रहा था कि 14 जून को बृज बिहारी प्रसाद की हत्या हुई थी, जो उस समय आईजीआईएमएस में थे, सरकार में मंत्री भी थे, आईजीआईएमएस में इलाज ले रहे थे और कमांडो की सुरक्षा उनको मिली हुई थी। और वो कमांडो से घिरे होने के बाद भी शाम के वक्त में एक बिना नंबर का एम्बेसडर कार से कुछ अपराधी आते हैं और उनकी हत्या करके वो चले जाते हैं। वो परिसर में हत्या हुई। और 15 को अजीत सरकार, जो उस समय पूर्णिया से एमएलए थे, उनकी हत्या हुई थी। 2 बड़ी राजनीतिक हत्याएं 98 में हुई। देखिए, इस बात को तो समझना होगा, कौन व्यक्ति किस पार्टी में है, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, उसको कोई उससे लेना देना नहीं। गवाह हॉस्टाइल हो गए, गवाह खड़े रहे। चूंकि रमा देवी भी उस घटना के बाद भी तो मंत्री बनी थी और बिल्कुल सरकार लालू प्रसाद इसलिए कहा जा सकता है कि चला रहे थे कि रमा देवी उसी रात में चली गई थी लालू प्रसाद से मिलने। लालू प्रसाद सोए हुए थे और उनको लोगों ने जगाना चाहा, वो जग नहीं पा रहे थे, तो रमा देवी धरने पर बैठ गई थी कि बिना लालू प्रसाद जी से मिले हुए हम नहीं जाएंगे। खैर, बाद में लालू प्रसाद जी जगे और उनकी मुलाकात हुई। तो ये जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं उसके कई ये होते हैं। हाई कोर्ट ने सबको बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि जैसे 2 नाम सूरजभान का आ रहा है, एक राजन तिवारी का आ रहा है। सूरजभान सिंह उस समय बेउर जेल में थे। 98 में जिस दिन बृज बिहारी प्रसाद की हत्या होती है, वो सूरजभान सिंह, ठीक है, लोअर कोर्ट ने उनको सजा सुना दी थी कि उस समय कुछ जो लैंडलाइन का टावर था उसका कनेक्शन जोड़ करके देखा गया था और उस एविडेंस के आधार पर बताया गया था नहीं, इनकी भी संलिप्तता उस हत्याकांड में है। लेकिन वो थे बेउर जेल में। सुप्रीम कोर्ट ने शायद इसको देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर जेल में है, साजिश का वो अंग हो सकता है,
लेकिन जिस समय मर्डर हो रहा है उस समय वो गोली कैसे चलाएगा, जब वो एक ही समय व्यक्ति जेल में भी और एक ही समय व्यक्ति हत्या भी कर रहा है। तो इस एविडेंस के आधार पर, चूंकि मैं तो कोई ऑर्डर की कॉपी में पढ़ा नहीं हूं कि जो ट्रायल कोर्ट में पटना में 2014 की बात है, 2014 में ट्रायल होने के बाद लंबी बहस के बाद इन सबको बरी किया गया था। और अगर इसको इस कालखंड में जोड़िए, ये फैसला आता है 24 में, तो 12 वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये लोग गए होंगे और वहां पर इस केस पर फिर बहस हुई होगी, इसको देखा गया होगा। लोअर कोर्ट के फैसला है कि सबको सजा सुना दी गई, हाई कोर्ट का फैसला है कि सबको बरी किया गया है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इस तरह के केसेस को सुप्रीम कोर्ट फिर देखती है, और उन्होंने देखा होगा। और देखने के बाद अगर एविडेंस मिले होंगे, कुछ गवाह जो इनके खिलाफ होंगे उन्होंने गवाही दी होगी और उसको कोरिलेट किया होगा, चाहे वो एविडेंस टेक्निकल हो या गवाही का एविडेंस हो, जिस तरह का भी एविडेंस सुप्रीम कोर्ट को मिला हो। अब रह गई बात कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, क्योंकि कोई जो लीगल फैसले होते हैं, मैं समझता हूं कि उसमें राजनीति की बहुत गुंजाइश नहीं बनती है। ठीक है, लोकतंत्र में पार्टियां कहती हैं ये कैसे छूट गए, वो कैसे बच गए, और कोर्ट को भी पार्टियां प्रभावित कर लेती है, ये कर लेती है। लेकिन मैं जो समझता हूं कि निश्चित रूप से वो मजबूती के साथ अपने तर्क को, अपने पक्ष को इनके वकील रखे होंगे, चाहे वो मुन्ना शुक्ला के वकील हों, चाहे मंटू तिवारी के वकील। जजेस ने सुना भी होगा, क्योंकि सबको बरी कर दिया गया था हाई कोर्ट से, लेकिन कुछ जरूर कॉन्टेक्स्ट, जरूर एविडेंस रहे होंगे जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला सुनाना होगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस का बेंच जब फैसला सुना रहा होगा, उस समय उन्होंने देखा भी नहीं होगा कि वो किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, किस पार्टी से नहीं। ये सारी बातें ठीक है। मैं बड़ा सीधा सवाल पूछता हूं, आपको नहीं लगता कि आरजेडी एक अजीब उलझन में होगी? उसके मंत्री की हत्या हुई और हत्या करने वाले में जिनका नाम आ रहा है मुख्य तौर पर मुन्ना शुक्ला, जिनको सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई ये दोषी हैं, वो भी आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़े। तो अब आरजेडी इस डिसीजन का वेलकम करे कि आरजेडी इसको कैसे, इस डिसीजन के बारे में क्या बोले? आपको नहीं लगता कि आरजेडी के लिए बड़ा उलझन का विषय? क्योंकि बिहार में पॉलिटिक्स को अगर आप देखें तो बड़े ही तरीके से उसको जाति से जोड़ दिया जाता है, और ये कोशिश की भी गई है। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, ये जो एक मर्डर है बृज बिहारी प्रसाद की, वो आरजेडी सरकार में मंत्री थे, लेकिन बृज बिहारी प्रसाद का मर्डर इकलौता मर्डर तो था नहीं। छोटन शुक्ला का मर्डर हुआ, फिर डीएम का मर्डर हुआ, फिर उसके बाद बृज बिहारी प्रसाद का मर्डर हुआ, और कई लोगों की हत्याएं हुई। तो वो ऐसा कालखंड था। मैं वही कह रहा हूं कि ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसको लेकर के आरजेडी अपने वक्तव्यों को सही तरीके से इसलिए नहीं रख पा रही है कि मरने वाला व्यक्ति भी आरजेडी का, और जिसको दोषी करार दिया जा रहा है वो भी आरजेडी का। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का, आखिरकार आरजेडी कहे तो क्या कहे? भाई मैं तो कह रहा हूं कि एक सवाल तो वहां बनता है ना कि मंत्री जो कमांडो की घेरेबंदी में है, आईजीआईएमएस में तो प्रोविजन ही है कि कोई अगर व्यक्ति इलाज कराना चाहे तो इलाज करा सकता है। आईजीआईएमएस में इलाज करा रहे हैं और उस समय उनकी हत्या हो जाती है, तो एक सवाल तो सरकार पर है ही ना कि आखिर ये कैसे, अपराधियों का हौसला हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई। एक और जो दूसरा कह रहे हैं कि चूंकि मुन्ना शुक्ला आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं, इसलिए आरजेडी इसको इस रूप में भी नहीं कह पा रही है कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत मानते हैं। एक द्वंद्व सा आरजेडी के पास। मैं समझता हूं कि इसमें द्वंद्व जैसी कोई बात ही नहीं, फैसला फैसला होता है और कोर्ट के फैसले। चलिए ठीक है, मैं ज्ञानेंद्र जी से यह समझना चाहूंगा कि ज्ञानेंद्र जी, हाई कोर्ट को दिखता है कि 8 लोग को बरी कर दीजिए, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ये देख रही है कि 2 लोगों के खिलाफ सबूत है, इनको दोषी करार दीजिए और बाकी 6 लोगों को छोड़ दीजिए। इस केस की जो
बारीकियां हैं उसको आपने देखा होगा। तो ये बताइए कि क्या इन दोनों के खिलाफ क्लियर कट एविडेंस था इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को दोषी ठहराया, या किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को दोषी ठहराया? अब देखिए, मैं तो अभी और विवेचना और भी डीप में करूंगा जजमेंट का, लेकिन हाँ, मैंने सरसरी निगाह से बिल्कुल जजमेंट देखा है और मैं इस केस को और वॉच भी कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से। तो देखिए, इसमें दो तरह की बातें हैं। जहां तक मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी का मामला है, उनके ऊपर 302 और 307 यानी मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर और सेक्शन 34 जो कॉन्स्पिरेसी होती है कि कई लोगों ने मिलके कॉन्स्पिरेसी करके उनको मार, इन दोनों के ऊपर डायरेक्ट मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज था। और बाकी जो 6 लोग थे, जैसा कि अभी राजनीतिक विश्लेषक बता रहे थे कि उसमें एक जो थे ऑलरेडी जेल में थे, उनके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज था, उनके ऊपर डायरेक्ट मर्डर का चार्ज नहीं था। तो अब हाई कोर्ट ने, जैसा मैंने आपको बताया, हाई कोर्ट के जो फैसले का मूल आधार था और जो कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का बेसिस भी होता है कि अगर आप किसी को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में दोषी मान रहे हैं तो उसके खिलाफ जब तक डायरेक्ट और कॉन्क्रीट और अनकॉन्ट्रोवर्टेड एविडेंस ना हो तब तक आपको, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं आप बोलचाल की भाषा में कि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। अगर आपके खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस नहीं है क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के बेसिस पे, तो हाई कोर्ट ने जो ये फैसला दिया था वो इसी बेसिस पे दिया था कि कोई डायरेक्ट और अनकॉन्ट्रोवर्टेड एविडेंस ऐसा नहीं है जो बिल्कुल इस चीज को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये एस्टैब्लिश करे कि इन दोनों का 302 यानी उनके मर्डर में, विक्टिम के मर्डर में डायरेक्ट हाथ था और ये डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। तो हाई कोर्ट ने उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब यह फैसला आया, जैसा मैंने आपको बताया कि चूंकि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदल दिया था और उम्र कैद की सजा थी, उसमें सभी को उम्र कैद की सजा दी गई थी और उसको बिल्कुल बदल के सबको बिल्कुल बरी कर दिया कि इनके खिलाफ कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, इसलिए इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है और इन सबको बरी किया जाता है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट का जो जूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में मतलब यही होता है कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल दोषी हैं और आपके खिलाफ कोई एविडेंस आया ही नहीं है और आपको जानबूझ के फंसा दिया गया, ऐसा लगता है। कोर्ट बेनिफिट ऑफ डाउट तब देती है जब कुछ एविडेंस तो है रिकॉर्ड पे जो ये बता रहे हैं कि हाँ इनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें हो बिल्कुल। सकती है। मैं एक छोटा आंसर चाहूंगा और फिर मैं अरुण जी के पास जाऊंगा। मनीष जी, आ रहा हूं आपके पास। ये 302, 307 या जो भी धाराएं लगाई गई होंगी, निश्चित तौर पर यह पुलिस के द्वारा ही लगाया गया होगा और बाद में उस पर ही विवेचना की जा रही होगी या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसी को साबित करने का प्रयास कर रहा होगा। जैसे आपने कहा कि मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी के खिलाफ 302 और 307 का मुकदमा था। ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, तो मैं बस यही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जो धारा लगा वो तो पुलिस ने ही लगाया होगा और बाद में पुलिस को ही साबित करना पड़ता होगा कोर्ट में कि हाँ इनके खिलाफ अमुक अमुक धारा लगा है क्योंकि ये वहां पर मौजूद थे, इन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर किया, जो भी किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर बात तो इस तरह की आ जाती है ना अरुण यादव जी कि क्या 7 साल जो आपकी सरकार थी, आपने क्या उस तरह की धाराएं नहीं लगाई या आपने क्या खुद बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया? जैसा कि आपके खिलाफ खुद रमा देवी कहती हैं कि गवाह को प्रॉपर सुरक्षा नहीं दी गई, लालू सरकार, रबड़ी सरकार कंप्रोमाइज थी। क्या आपकी सरकार की तरफ से ही ये गलती हुई इसलिए इस तरह का जजमेंट आया? क्योंकि आप एक तरफ प्रोसिक्यूशन को आरोप लगाते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को आरोप लगाते हैं, लेकिन जिस समय धाराएं लगाना था उस समय आप सबके खिलाफ नहीं लगा पाए। पंकज जी, बहुत सुंदर आपका सवाल है और इसी सवाल में हमारा जवाब भी छुपा हुआ है।
यही तो मैं कहते आ रहा हूँ। पिछले 19 साल से यहाँ एनडीए की सरकार है, उतनी धाराएं तो लगी ही थी। ये कहने वाली थोड़ी बात है, वो तो एफआईआर कॉपी में होगा ही। लेकिन इतिहास जो रहा है एनडीए सरकार का, पिछले दिनों देखिए ना, अनंत सिंह के मामले में देख लीजिए, रुपेश हत्याकांड के मामले में देख लीजिए, पटना में ही हुआ, सीएम हाउस से 1 किलोमीटर के दूरी पर क्या हुआ उस हत्याकांड में। अनंत सिंह जी के जब विपक्ष में थे, राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे, उनके घर से AK-47 क्या कौन हथियार का जाखिरा निकलता था, वो जेल में बंद हो जाते हैं, सरकार जेल में बंद कर देती है। जब वही नतमस्तक अनंत सिंह हो जाते हैं, सरकार के साथ चले जाते हैं, पैरोल मिल जाता है, जेल से रिहाई मिल जाता है। तो ये कहने की बात समाज की बात कर रहे हैं अरुण जी, ये उदाहरण है। तो ये आज तो राष्ट्रीय जनता दल के साथ आने के बाद ब्रह्मर्षि समाज की बात कर रहे हैं क्या अरुण जी? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार अरुण जी, ब्रह्मर्षि समाज की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, पर मनीष जी अरुण जी के इस बात में पॉइंट है। पॉइंट इसलिए है कि जो नीतीश कुमार कहते हैं ना हम फंसाते हैं ना हम बचाते हैं, तो ये तो सच बात है कि अनंत सिंह के घर में AK-47 मिला था। वो अगर अनंत सिंह का नहीं था तो किसका था? क्या पुलिस ने रख दिया था? ये सवाल जरूर उठ खड़े होते हैं कि आखिरकार उस समय आपके विरोध में थे इसलिए आपने फंसा दिया था, अब आपके समर्थन में आ गए हैं तो इसलिए आपने बचा दिया है। आखिरकार पुलिस की एक बड़ी भूमिका तो होती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस किस तरीके से जांच करती है, क्या सबूत इकट्ठा करती है और किस तरीके से उसको कोर्ट में पेश करती है, ये पुलिस की बड़ी भूमिका होती है। अगर पुलिस इस भूमिका में सही तरीके से काम नहीं करती, अपने कामों को ठीक ढंग से नहीं पालन करती, तो निश्चित तौर पर आप देखते हैं बहुत तरह के आरोप बेबुनियाद साबित होते हैं। अब जहां तक इन्होंने अनंत सिंह की बात की, तो ये बात तो निश्चित तौर पर है, अनंत सिंह खुद जेल से निकले तो उन्होंने कहा जिसने हमको फंसाया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब फंसाया कौन था? हाँ मनीष जी बोलिए, आप ही से पूछ रहा हूं। ये आरजेडी का बड़ा वैलिड सवाल है। पंकज जी, सबसे पहले तो आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, हम थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल लें कि शिबू सोरेन जी को भी किसी अदालत ने उनके निजी सचिव की हत्या के मामले में उनको दोषी करार दिया था और फिर बाद में वो बरी भी हो गए। एक राजनीतिक था, मैं उसको सिर्फ याद करा देना चाहता हूँ। दूसरी बात, अभी ये शुरुआती दौर में राजद के प्रवक्ता ने कहा ब्रह्मर्षि समाज, तो अनंत सिंह की भी बात कर रहे हैं, तो ये ब्रह्मर्षि समाज को किस किस नजरिए से देखते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाहिए। अनंत सिंह किस समाज से हैं और मुन्ना शुक्ला किस समाज से हैं? नहीं, आप देखिए, चित्त भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलेगा। या तो आप राजनीति कर लीजिए अरुण जी, या तो आप राजनीति ही कर लीजिए, या नहीं तो न्याय के लिए लड़ाई लड़ लीजिए। दोनों चीजें नहीं हो सकती एक साथ। या तो आप राजनीति कर लीजिए, या तो आप राजनीति कर लीजिए, अपराधियों को निकालने के लिए कानून बदल देते हैं और कहते हैं हम फंसाते नहीं हैं, बचाते नहीं हैं। चार्जशीट आपकी सरकार में दिए गए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन आपकी सरकार में हुआ ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या का, सारे सबूत सारे एविडेंस आपकी सरकार में इकट्ठा करके कोर्ट को दिए गए। उसके बाद जब आप यह बात कर रहे हैं, उसके बाद बस नहीं, आप जिस विषय को उठा रहे हैं, आपने कहा कि जो ब्रह्मर्षि समाज हमारी तरफ आता है उसको फंसाया जाता है। आपने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप यही है आपके, जब आप जो पॉलिटिकल, आप जो एक एजेंडा खड़ा करना चाहते हैं इस केस से, आप ये भूल रहे हैं कि ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या उसी जंगल राज का सबसे बड़ा प्रमाण है, जिसमें कि पुलिस की गैर जिम्मेदाराना जांच के कारण चलिए बहुत अपराधी चलिए निश्चित तौर पर मनीष जी, ये बात जो आप कह रहे हैं, दरअसल मैं डॉक्टर संजय के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर संजय, एक बात बताइए कि इसको
आरजेडी ने एक प्रयास तो जरूर किया है कि जो ब्रह्मर्षि समाज के लोग हमारी तरफ आते हैं उनको किसी न किसी तरीके से फंसाया जाता है। एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास तो किया गया है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या इस केस का कोई राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा क्या? क्योंकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि मुन्ना शुक्ला भी अपने इलाके में प्रभावशाली तो हैं, उनके समर्थक तो हैं। अब सवाल ये उठता है कि आरजेडी इसको पॉलिटिसाइज बड़े तरीके से करना भी चाह रही है, तो क्या ये पॉलिटिसाइज्ड हो पाएगा? आपको लगता है कि इसका कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि ये कभी कभी समाज में ये परसेप्शन जाता है कि जब 8 लोग हाईकोर्ट से बरी कर दिए गए तो आखिर सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं दोनों पर क्यों? संजोग से मुन्ना शुक्ला अभी आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़े हैं, तो आखिर बस ठीक है वो 302 उन पर लगा होगा, मंटू तिवारी पर 307 लगा हुआ होगा और एविडेंस जरूर कुछ मिला होगा सुप्रीम कोर्ट में। क्या ये बात कि अगर वो एनडीए गठबंधन में होते मुन्ना शुक्ला, तो क्या एविडेंस होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट इनको भी बरी कर देती, बाकी 6 लोगों को, अभाव जो रहा हो साक्ष्य का या जो रहा हो? लेकिन 2 घटनाक्रम का जो जिक्र उन्होंने किया वो थोड़ा लाजमी है। हम इसी को इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, जिस पुलिस की बात और जिस एफआईआर की बात, धारा लगाने की बात आपने की, बिल्कुल अनंत सिंह यहाँ AK-47 पकड़ी जाती है, दिखाई जाती है, गिरफ्तारी होती है, उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। और वही अनंत सिंह जब गठबंधन बदल लेते हैं, पार्टी बदल लेते हैं, तो फिर वो AK-47 जैसे मामले खत्म हो जाते हैं। भाई वो AK-47 जो पकड़ा गया, वो AK-47 क्या गठबंधन बदलने से वो आर्म्स भी बदल गया? ये एक तो है। और दूसरी घटना जो रुपेश हत्याकांड वाली है, वो मैनेजर थे एयरपोर्ट पर और उनको रोड रेज में गोली मारी गई थी। वो व्यक्ति भी पकड़ा गया जिसने गोली मारी, जैसा पुलिस का, और हाईकोर्ट ने सारे आरोपियों को बरी कर दिया। आखिर किसी ने तो गोली मारी होगी। दिन में शाम में कोई व्यक्ति अपने कार ड्राइव करके आ रहा हो, घर के नजदीक गोली मार दी गई, पुलिस ने कहा कि हम अभियुक्त को पकड़ भी लिए और फिर वो सारे अभियुक्त बरी हो गए, हाईकोर्ट ने सबको बरी कर दिया और ये पता ही नहीं चला कि आखिर दिन दहाड़े गोली मार करके जो हत्या की गई, जबकि रुपेश की हत्या पत्नी बराबर कहते रही कि ये हत्यारे नहीं हैं जिनको पुलिस ने पकड़ करके रखा। तो पुलिस पर तो सवाल उठते रहे हैं, कालखंड और शासन जिनके रहे, और कोर्ट चाहे लोअर कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो तथ्य फर्स्ट एफआईआर जो हुआ होगा, उस एफआईआर में जो चीजें होंगी उसको मैं नहीं समझता हूं कि कोई बहुत ट्विस्ट कर सकता है। वही उसी के आधार पर ये जो लोअर कोर्ट है उसने फैसला सुनाई होगी, उसी के आधार पर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाई होगी, उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाई होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि गवाह होस्टाइल हो सकते हैं, उनको एक बेनिफिट मिल सकता है, कभी किसी के पक्ष में खड़े हो जा सकते हैं, कभी किसी के विपक्ष में, लेकिन जो एफआईआर लॉन्च हुआ होगा, वो जिस समय लॉन्च हुआ होगा उसमें जो तथ्य होंगे उसको टेम्पर्ड तो कोई नहीं न किया होगा, वो तो हर जगह वो होगा एज ए रिकॉर्ड। तो अब उस एफआईआर में अगर 302 और 307 का ये था, तो मामला ये बनता है कि फिर हाईकोर्ट ने इनको क्यों बरी दिया? ठीक है, वो उसके अभाव में ही उन्होंने दिया कि चलिए वो डाउट के स्थिति में रहे होंगे, इसलिए उनको ये लाभ मिल गया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एनालाइज किया होगा, एविडेंस को कोरिलेट किया होगा। तो हम समझते हैं कि जिस सवाल की तरफ आप ले जाना चाहते हैं कि क्या गठबंधन बदल देने से जो कोर्ट का रुख तो नहीं बदलता है, लेकिन हाँ इन्वेस्टिगेशन का रुख बदलता है, सुपरविजन का रुख बदलता है। और जब तक आप नहीं सुपरवाइज करके साक्ष्य देंगे, एविडेंस देंगे, कोर्ट भी तो इसी एविडेंस के आधार पर
चलिए, डिस्कशन ठीक है, ठीक है, इस बात पर हम पहुंच गए। मनीषा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं पांडे जी? नहीं, मैं बहुत शॉर्ट में एक बात कहना चाहता हूं। आज पूरे पैनल में हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक वकील भी बैठे। भाई, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने एक फैसला सुनाया है, उसको अगर पॉलिटिकली अगर एक नैरेटिव्स बना के और उसको देखा जा रहा है कि ऐसे हो सकता है तो वैसे हो सकता है, ये हो सकता है, तो मुझे इसके अलावा अब कुछ कहना नहीं है। अगर यह भी राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी, तो बात अलग है। भाई, शिबू सोरेन को मौत की सजा दी गई थी हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। क्या नैरेटिव हो सकता है उसके पीछे? मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्कुल एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, ये बात आप जान लीजिए। उसका ये मकसद ही हमारा नहीं। नहीं, मैं हमारा राजद प्रवक्ता के बयान पर कह रहा हूं। मैं हमारा मकसद ये है, राजद के प्रवक्ता ने जो पॉलिटिकल रूप उस फैसले को देने का प्रयास किया है, पंकज जी, मैं उसकी बात कह रहा हूं कि आप ब्रह्मर्षि समाज के क्या नाम है आपको, सूरजभान सिंह नहीं है क्या जो बरी हुए हैं? वो भी तो ब्रह्मर्षि समाज के हैं। आप शक्ति सिंह यादव का जो बयान आया है, आप उस बयान पे चर्चा कीजिए। अभी अरुण जी ने जो बयान किया है, आप उस बयान पे चर्चा कीजिए। मैं ज्ञानेंद्र जी से ये पूछना चाहूंगा, ज्ञानेंद्र जी, क्या ये फैसला फाइनल है या अभी भी मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी के पास कोई विकल्प बचा हुआ है? क्या वो फिर से सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं? एक बात तो हमें यह समझाइए, और दूसरी बात हमें यह समझाइए कि आजीवन कारावास का मतलब क्या है? कि क्या लाइफ लॉन्ग उनको रहना पड़ेगा या कुछ साल तक रहना पड़ेगा? दो बात जिसकी चर्चा बहुत हो रही है और मुझे लगता है हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे। नहीं तो पंकज जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई अपील नहीं होता है। कोई अपीलेट ऐसी बॉडी नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपील सुने। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ही, संविधान में ये है, प्रावधान है कि आप सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि पर वो रिव्यू पिटीशन वही जज सुनेंगे, वही 3 जज सुनेंगे जिन्होंने ये फैसला दिया है, और उसका स्कोप बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता है। उसके बाद आप एक क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं जिसका प्रावधान है, लेकिन फिर वो उसी जज के सामने जाएगा, और इन दोनों में ही कोई जरूरी नहीं, कोई पब्लिक सुनवाई नहीं होती है, कोई ओपन कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, कोई बहस नहीं होती है। वो चैम्बर के अंदर वो जजेस आपके रिव्यू और क्यूरेटिव पिटीशन को देखते हैं, वही जज देखते हैं जिन्होंने फैसला दिया है। और अगर कोई बहुत ही संवैधानिक या कानूनी गलती हो गई हो, बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया हो, तभी वो उसमें इंटरफेयर करते हैं। अदरवाइज ये फैसला अब जो है अंतिम फैसला है, और अब उनके सामने कोई और संवैधानिक या कानूनी प्रक्रिया बची नहीं है। अगर फांसी की सजा होती है तो फिर आप राष्ट्रपति के पास जाते हैं और एक गुहार लगाते हैं कि मुझे माफ कर दिया जाए, और राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो आपके फांसी को पूरी तरह से ही माफ कर दें और आपको छोड़ दें बिल्कुल। तो लेकिन चूंकि उम्र कैद है, इसलिए वो वाली बात भी नहीं है कि आप किसी संविद गवर्नर या राष्ट्रपति के पास जाएं। तो अब इनके लिए ये एक तरह से अंतिम फैसला ही है। और जो आपने दूसरी बात कही, तो ये कहीं नहीं है, ये एक बड़ा एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में कि जब उम्र कैद की बात होती है तो वो 14 साल की सजा या 20 साल की सजा होती है। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उम्र कैद की सजा मतलब पूरी उम्र की ही सजा होती है। लेकिन जेल मैनुअल में और अदरवाइज एक वो प्रोविजन है कि अगर आपने जेल में बहुत अच्छा अपना व्यवहार किया है और आपने बहुत एक एग्जाम्पलरी अपना व्यवहार रहा है, तो उस चीज के मद्देनजर जेल मैनुअल के आधार पे आपको 14 साल के बाद छोड़ा जा सकता है। लेकिन उम्र कैद की सजा का मतलब उम्र कैद की ही सजा होती है। चलिए, ये आपने बड़ी बात बताई। अब एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। अरुण यादव जी, आपके शासनकाल को लोग जंगल राज कहते थे। क्या आप मानते हैं कि आपके शासनकाल में मंत्री भी सुरक्षित नहीं थे, कमांडो की सुरक्षा के बीच में भी सुरक्षित नहीं थे, और कहीं ना कहीं ये सरकार का फेलियर था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो गरीबों का राज था, स्वर्णिम काल था। जंगल राज, महाजंगल राज आज यहाँ है, और हजारों हजार हत्याएं हो चुकी है पिछले 1 साल के दौरान। सिर्फ देखेंगे, प्रत्येक दिन ऐसा एक भी जिला नहीं है
जिस जिला में दर्जनों हत्याएं नहीं होती है। हाहाकार मचा हुआ है बिहार में। और 2 महीने के अंदर आप देखेंगे 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधि व्यवस्था पर समीक्षा बैठक बुलाई, उसका भी फलाफल नजर आ रहा है। उसके बावजूद भी हत्याओं का दौर नहीं थम रहा है। ये है महाजंगल राज। और एनसीआरबी का डाटा भी आप उठा के देख सकते हैं, 1990 टू 2005 या 2005 टू तो ये 2024, ये तो डंके के चोट पे राष्ट्रीय चलिए, जनता दल पर डॉक्टर संजय मुझे लगता है इस घटना का जजमेंट जो भी आए, इसको कास्ट कलर दिया जाए, राजनीतिक रंग दिया जाए, जो भी दिया जाए, लेकिन मुझे लगता है इस घटना ने एक बार फिर से लालू रबड़ी राज की हकीकत का पोल खोल दिया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बृज बिहारी प्रसाद की हत्या से कई सारे हत्या जुड़े हुए हैं। छोटन शुक्ला की हत्या, डीएम की हत्या, डीएम जी कृष्णैया की हत्या, बृज बिहारी प्रसाद की हत्या, और ये सारे हत्या, फिर बुटकन शुक्ला, कई लोगों की हत्या हुई। और आपको याद होगा कि किस तरीके से आनंद मोहन सिंह ने एक पार्टी बना ली थी जिसका नाम था बिहार पीपल्स पार्टी, और कई सारे दबंग लोग उसमें शामिल हो गए थे और एक क्या कलर देने का प्रयास किया गया था। क्या दौर था वो। अरुण यादव भले ही इस बात को नहीं माने, लेकिन मुझे याद है कि आप पहले सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, आपको जवाब का समय दे रहे हैं हम, सुनिए ना। क्या 23-24 डॉक्टर रमेश चंद्रा की किडनैपिंग हुई थी, आपको याद होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। इसी तरीके से कोचिंग में शिक्षक पढ़ाने जाते थे तो राइफल के बीच में पढ़ाते थे। मुझे लगता है कि इस घटना का जजमेंट जो है वो पुरानी यादें सब लोगों की ताजा कर देंगी जिन लोगों ने इन चीजों को देखा होगा। आपका म्यूट है डॉक्टर संजय। मेरी आवाज नहीं जा रही है? हाँ, अब ठीक है, बोलिए। नहीं, उस कालखंड में बच्चियों की इज्जत लूटी जा रही है, याद क्यों नहीं आता है पंकज जी? नहीं, अभी आप बोलिएगा, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप बोलिएगा, मैं आ रहा हूं आपके पास, बोलिए डॉक्टर संजय। तो ये राजनीतिक हत्याओं का दौर था। और मैं आपको बता दूं कि वो जो बृज बिहारी हत्याकांड की जो घटना है, उसमें बजाब्ते साहबुद्दीन को दिल्ली से बुलाया गया था, और जब उनके शव को ले जाया जा रहा था वहां उनके पैतृक निवास पर, तो आगे की गाड़ी पर साहबुद्दीन थे। ये खौफ था, मतलब कि सरकार के मंत्री की हत्या के बाद, पुलिस सुरक्षा के बाद भी साहबुद्दीन को बुलाया गया था उस भीड़ को ले जाने के लिए जो दाह संस्कार के लिए ले जा रहा था। मैंने बताया कि अगली ही दिन अजीत सरकार, वो एक बड़े लेफ्टिस्ट नेता थे, पूरा बिहार दहल गया था। वो 15 तारीख को 14 की इनकी हत्या होती है, 15 तारीख को अजीत सरकार की हत्या पूर्णिया में हो जाती है। तो कई ऐसे हत्याकांड उस समय होते हैं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठे थे, चाहे वो राजनीतिक हत्याएं हों, सामूहिक नरसंहार हों, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो, बिल्कुल उस तरह की घटनाएं हुई थी। मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार की नाकामी थी, सरकार फेलियर थी, या अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया था कि जिसकी वजह से, लेकिन हाँ, उस कालखंड का संजोग ऐसा बिहार का था कि जिस कालखंड में इस तरह की चीजें बिहारियों को दिखाई पड़ी थी। और बिल्कुल मैं तो उस घटना का गवाह रहा कि शाम में 7 बजे के बाद, मैं जहां से आता हूं वहां जाने में कई बार मेरे साथ कई जर्नलिस्ट थे, 7 बजे के बाद कहते थे कि यहीं रुक जाए तो कोई दिक्कत है? मेरे भाई चलिए, हम आपको पटना ले चलेंगे साथ में, कोई घबराने की बात नहीं है। हत्या होगी तो मेरी हत्या पहले होगी, तब ना आपकी होगी। तो ये तो एक डर का वातावरण बन गया था, एक डर का वातावरण तो बन गया था। इस सच्चाई को उस 90 से लेकर के और करीब करीब 2010 ये कालखंड के बीच के जो भी लोग होंगे वो आपको हर कोई बता देंगे। ऐसा कुछ इसमें कोई पार्टी पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। तो राजनीतिक हत्याओं का दौर और इस तरह से अपराधियों का मनोबल, जिसमें वो जो बता रहे हैं कि वो राइफल की नोक पर टीचर पढ़ाने जाते थे, राइफल की नोक पर डॉक्टर जो है अपने क्लिनिक में पेशेंट देखते थे,
और अपहरण की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो मैंने कह दिया कि अपहरण और ऑर्गेनाइज 30 ऑर्गेनाइज गैंग थे बिहार में, 30। और इसीलिए विपक्ष, उस समय का विपक्ष जो एनडीए आज सत्ता में है, आरोप लगाती थी कि ये अपराध सत्ता संरक्षित अपराध है। कितनी सच्चाई थी नहीं थी मुझे नहीं पता है, और न मैं इसके बारे में अधिकृत हूं कोई बात बोलने का, लेकिन राजनीतिक हत्याएं हुई थी। वो कालखंड में 30 ऑर्गेनाइज्ड गैंग थे जो बजाते रिकॉर्डेड है राज्य सरकार के। अरे तो यही तो बात है कि जिस सरकार में मंत्री सुरक्षित नहीं, जिस सरकार में विधायक सुरक्षित नहीं, जिस सरकार में डॉक्टरों का अपहरण हो रहा हो, जिस सरकार में आपको याद होगा कि कई लोगों पर आरोप लगते हो, तो सवाल यह उठता है कि आखिरकार मंत्री विधायक यही सुरक्षित नहीं, डीएम सुरक्षित नहीं, तो सुरक्षित है कौन? अरुण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं और मैं चाहूंगा मनीष जी भी आपको जवाब देंगे। जी हाँ, बोलिए। पंकज जी, आपको वर्तमान 2005 से लेकर और फिलहाल जो अभी बिहार की स्थिति है उस पर भी प्रकाश डालना चाहिए। किस तरीके से मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ, किस तरीके से सृजन घोटाला से लेके दर्जनों घोटाला हुआ, कई ऐसे किस तरह से दबंगों द्वारा 100 दलित परिवारों का घर फूंक दिया गया। फिलहाल प्रत्येक दिन किस तरीके से 1 महीने के दौरान 177 हत्याएं सिर्फ राजधानी में हुई, आम हो खास हो, किस तरीके से मंत्री के पिता को घर में घुसकर चाकुओं से गोंद दिया गया, ये सब नहीं दिखता है आपको? किस तरीके से? नहीं, ये भी दिखता है। ये भी दिखता है, आपको बुलाए हैं इस तरह के प्रोग्राम में, ये भी दिखता है। मुंह में दही जम जाता है आप लोगों को। नहीं, चर्चा क्यों नहीं करते हैं? अरे ये भी दिखता है। अपराध पे कई प्रोग्राम किया है, आप ही आए हैं, आप भी उसमें गेस्ट रहे हैं, ये भी दिखता है। दोनों पक्ष को रखना चाहिए ना। पक्ष पत्रकार है, एक पक्ष हो जाती थी, डॉक्टर की और लालू जी उसकी पंचायती करते थे। 1990 की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार की बात कर रहे हैं, तो इस सरकार की भी बात करना चाहिए। दोनों सरकारों में तुलना करना चाहिए। वहाँ तो आम और इस सरकार में आम सुरक्षित है, न तो खास व्यक्ति सुरक्षित है। आप उस पर चर्चा कीजिए जिस राज्य का मुख्यमंत्री किडनैपर को अपने आवास में रखता हो। अरे भाई, जिस राज्य का मुख्यमंत्री कानून बदलता हो, हत्याकांड के आरोपी को, जिस राज्य का मुख्यमंत्री वो हालात बिहार का बिहारियों ने देखा है अरुण जी, फंसाता हो, बचाता हो, उससे इनकार आप नहीं कर सकते। पैरोल पर जेल से बाहर कर दिया जाता है। अपराध आज नहीं होते। जिस राज्य में अपराधी अगर अपराध करते हैं तो जेल की सलाखों में भी जाते हैं, तौंद वाले वाजिब उस पर धाराएं लगाई जाती है, इसकी भी बात कर जेल होता है। फिलहाल लेकिन तब आपके लालू जी के राज में, राबड़ी जी के राज में अरे भाई, जो है ना की बात करिए ना, वहां पर पंचायती करते थे, लेवी की राज। चलिए नहीं, अरुण जी आप जो कह रहे हैं उस बात में भी दम है। हम लोगों ने अपराध पर कई प्रोग्राम किया है, हमने इस बात को माना है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर 2012-13 के बाद किस तरीके से खराब हुआ। 2005 से 12 के बीच में बिहार का लॉ एंड ऑर्डर शानदार था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सड़कों पर राइफल और बंदूक नहीं दिखता था। लेकिन अभी भी एक बड़ा फर्क है जो मुझे लगता है जनता उस बात को स्वीकारती है, इसलिए आपको सत्ता में नहीं लाती। वो बड़ा फर्क क्या है कि आप पर आरोप था सत्ता संरक्षित अपराध, इस बात को आप जानिए। और इस सरकार पर आप आरोप कितना भी लगाते रहें, इस सरकार पर आप ये आरोप चस्पा करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, इस सच को स्वीकार करिए। बाकी मैं आपके हर बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। अनंत सिंह कैसे फंस गए, फिर कैसे बच गए, इस मैंने कहा ना कि ये कमाल की बात है। और कहीं ना कहीं सरकार जो कहती है हम फंसाते नहीं, बचाते नहीं, ये सरकार की हकीकत की पोल खोलता है। इस बात को जान लीजिए, मैं इस बात से सहमत हूं। इतनी हत्याएं, इतना मर्डर, सारा कुछ हो रहा है, हम लोगों ने कई प्रोग्राम किया है, आप भी गेस्ट थे उसमें। लेकिन सवाल यह है कि आपके शासनकाल में
मंत्री सुरक्षित नहीं, विधायक सुरक्षित नहीं, डीएम सुरक्षित नहीं, डॉक्टर्स का अपहरण होता हो, तो ये सवाल इसीलिए आप पे बार बार उठता है और ये उठता रहेगा। बहरहाल बिहार की बात में अरुण जी आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानेंद्र मिश्रा जी आपका, मनीष पांडे जी आपका, डॉक्टर संजय कुमार आपका इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।